तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, थोड़ा विवादास्पद लेख है जिसका टाइटल है ब्राह्मणों का इतिहास, योगदान और गौरवगाथा। देखिए, ये लेख एक बहुत ही साफ नजरिया पेश करता है और इसका मकसद है आज की कुछ धारणाओं को चैलेंज करना। तो चलिए साथ मिलकर इसके तर्कों को एक-एक करके समझते हैं कि आखिर ये अपनी बात कैसे रखता है। अब देखिए, ये लेख बिना किसी भूमिका के सीधे पॉइंट पर आता है। इसकी शुरुआत ही होती है इस तंज भरे और उकसाने वाले बयान से। सब पर अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया जैसी लाइन लिखकर यह सोर्स असल में उस तर्क को ही काटने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। यह एक तरह की बयानबाजी है जिसका मकसद है तुरंत ध्यान खींचना और साफ कर देना कि वो किस बात का खंडन करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बड़ी समस्या है जिससे ये लेख जूझ रहा है। पहले ही सेक्शन में ये सीधे मुद्दे की बात करता है। सोर्स एक ऐसे ट्रेंड की पहचान करता है जिसे वो आज का चलन बताता है, मतलब समाज की बहुत सारी परेशानियों के लिए सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को जिम्मेदार ठहरा देना। अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए ये लेख पहले उन इल्जामों की लिस्ट बनाता है जिनका वो जवाब देना चाहता है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये आरोप काफी गंभीर हैं। कर्मकांडी और धोखेबाज कहे जाने से लेकर समाज को पीछे रखने और अंधविश्वास फैलाने तक का इल्जाम। इस सोर्स के मुताबिक यही वो आजकल की धारणाएं हैं जिन्हें यह चुनौती देने निकला है। अच्छा, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस धारणा को चैलेंज करने के लिए कि हमेशा ब्राह्मणों का ही राज रहा है, ये लेख एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पेश करता है और इसका मैसेज एकदम क्लियर है। त्रेता युग से लेकर, क्षत्रियों से लेकर, मौर्य, मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजों तक इतिहास के अलग अलग दौर में सत्ता कई दूसरे समूहों के हाथ में भी रही है। सोर्स इसका इस्तेमाल इस सोच पर सवाल उठाने के लिए करता है कि कंट्रोल हमेशा सिर्फ एक ही समुदाय के पास था। तो पहले तो सारी शिकायतें और आरोप गिना दिए। अब बारी आती है जवाब देने की, और सोर्स अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट शुरू करता है आस्था और दर्शन के क्षेत्र से। इस लेख की स्ट्रैटेजी ये है कि वो कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों को सामने रखें जो उसके हिसाब से इस नेगेटिव इमेज को तोड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो ये लेख सामने रखता है वो कोई और नहीं बल्कि कौटिल्य हैं। लेख इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने सिर्फ मगध साम्राज्य को गिरने से बचाया और उसकी सरहदों को फैलाया ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ भी लिखा। एक ऐसा ग्रंथ जो इस सोर्स के मुताबिक आज भी गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के लिए उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन बात सिर्फ कौटिल्य पर ही खत्म नहीं होती। ये लेख आदि शंकराचार्य का जिक्र करता है, जिन्होंने हिंदू समाज को एक करने और 4 मठों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। फिर बात आती है बसव की, जिन्होंने लिंगायत परंपरा की शुरुआत की, और रामानंद जैसे भक्ति आंदोलन के संतों की। यहां ये लेख ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रभाव था वो काफी गहरा और अलग अलग तरह का था, जो कई फिलॉसफिकल परंपराओं तक फैला हुआ था। तो फिलॉसफी की दुनिया से निकलकर अब ये लेख हमें ले चलता है समाज सुधार के मैदान में। यहां पर सोर्स उस इल्जाम का जवाब देने की कोशिश करता है कि समुदाय ने समाज को पिछड़ा बनाए रखा। इसके लिए वो उन लोगों पर फोकस करता है जिन्हें वो प्रोग्रेसिव बदलाव का आर्किटेक्ट मानता है। सोर्स यहां सुधार आंदोलनों के 3 बड़े उदाहरण देता है। पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। दूसरा, राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज, जिसे लेख सती प्रथा खत्म करने का क्रेडिट देता है। और आखिर में विधवा पुनर्विवाह की पहल करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम। तो इस लेख के हिसाब से ये सारे उदाहरण पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव सोच का सबूत हैं। अच्छा, तो कहानी सिर्फ समाज और धर्म तक ही नहीं रुकती। अब ये लेख भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ता है, हमारी आज़ादी की लड़ाई। और यहां सोर्स ये दिखाने की कोशिश करता है कि समुदाय के बड़े नाम इस संघर्ष में भी सबसे आगे खड़े थे। क्रांतिकारियों की लिस्ट में सोर्स सबसे पहले उस नाम को रखता है जिसे अक्सर 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाला माना जाता है, मंगल पांडे। लेख के मुताबिक उन्होंने ही विदेशी हुकूमत के खिलाफ बगावत की पहली चिंगारी जलाई थी। लेकिन यह विरोध सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं था। लेख तुरंत ही आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी आइकॉन में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करता है और उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का एक और जबरदस्त उदाहरण बताता है। और फिर नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का, जो अपने कभी ना झुकने वाले जज्बे के लिए जाने जाते थे। लेख कहता है कि उनके नाम से अंग्रेज अधिकारी भी कांपते थे और वो हिम्मत और प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गए थे। और आखिर में ये लिस्ट पूरी होती है राजगुरु के नाम के साथ, जो भगत सिंह के करीबी साथी थे।
इन सभी नामों के जरिए सोर्स अपने इस दावे को मजबूत करता है कि सशस्त्र संघर्ष में भी योगदान बहुत बड़ा था और त्याग और सक्रिय भागीदारी की एक तस्वीर पेश करता है। सिर्फ हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी ही नहीं, ये लेख भारत की राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्किटेक्ट्स पर भी ध्यान खींचता है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम और रवींद्रनाथ टैगोर को जन गण मन लिखने का क्रेडिट देता है। लिस्ट में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। तर्क ये है कि देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लेवल पर भी योगदान उतना ही बड़ा था। चलिए अब अतीत से आज की तरफ आते हैं। लेख के तर्क का आखिरी बड़ा हिस्सा है मॉडर्न पॉलिटिक्स, और यहाँ पर ये लेख एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बनाने की कोशिश करता है कि ये प्रभाव किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, यहाँ तक कि एक दूसरे की विरोधी पार्टियों में भी फैला हुआ है। ये जो उदाहरण है, ये शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, और ये इस लेख के तर्क को सबसे मजबूती से रखता है। ये दिखाने के लिए कि प्रभाव एक तरफा नहीं है, लेख दो बिल्कुल अलग राजनीतिक ध्रुवों को एक साथ रखता है। एक तरफ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरी तरफ केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाले ईएमएस नंबूदरीपाद। इन दोनों को एक साथ रखकर सोर्स ये साबित करना चाहता है कि इस प्रभाव को किसी एक पॉलिटिकल एजेंडे में बांधना नामुमकिन है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए सोर्स हाल के इतिहास से कई और प्रभावशाली राजनेताओं की लिस्ट देता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमिलनाडु की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहीं जयललिता भी शामिल हैं। हर एक नाम इस तर्क को मजबूत करता है कि राजनीतिक प्रभाव अलग अलग पार्टियों और क्षेत्रों में मौजूद रहा है। अब एक और धारणा को तोड़ने के लिए, यानी राजनीतिक और सामाजिक दुश्मनी वाली बात को, ये लेख एक बहुत खास किस्सा सुनाता है, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का। सोर्स ये कहानी बताता है कि कैसे एक ब्राह्मण नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने दलित राजनीति की एक बड़ी हस्ती मायावती की जान बचाने के लिए बीच बचाव किया था। लेख इस कहानी का इस्तेमाल जाति और राजनीति की दीवारों से परे जाकर मदद करने के एक पावरफुल उदाहरण के तौर पर करता है। तो इतिहास, फिलॉसफी, समाज सुधार और राजनीति के इन सभी उदाहरणों के बाद अब हम आते हैं इस लेख के कंक्लूजन पे। तो इन सब के बाद आखिर ये लेख कहना क्या चाहता है, इसका फाइनल मैसेज क्या है? और यहाँ पर लेख सबूत पेश करने से आगे बढ़कर अपने आलोचकों को एक सीधी चुनौती देता है। ये एक चुपता हुआ सवाल पूछता है, तो ब्राह्मणों को कोसने वाले, इतिहास को ठीक से पढ़ लो। ये वो पल है जब सोर्स अपने सारे तर्कों को एक सीधे आह्वान में बदल देता है कि इतिहास को उसके नजरिए से फिर से देखा और समझा जाए। तो मतलब इस पूरे लेख का निचोड़ क्या निकला? आखिर में जैसा कि हमने देखा, सोर्स का मुख्य संदेश एक कॉल टू एक्शन है। ये समुदाय से एक अपील है कि वो अपने इतिहास को लेकर और ज्यादा जागरूक बने और जो भी योगदान रहे हैं उन पर गर्व की भावना पैदा करें। और इस पूरे विश्लेषण को हम खत्म करते हैं इस लेख की आखिरी लाइन के साथ, जो असल में एक सीधी सीधी अपील है, अपने पूर्वजों का इतिहास बच्चों को अवश्य या जरूर बताएं। ये एक ऐसा निर्देश है जो भविष्य की ओर देखता है, और इसी सोच के साथ ये लेख अपने पाठकों को छोड़ जाता है।